नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। आपके जो सेकंड पेपर है राजनीति विज्ञान का, उसमें हमने विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े, उसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पढ़े। पिछली क्लास में हमने भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा कि भारत की विदेश नीति क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या भारत की विदेश नीति के। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक नई अवधारणा है, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए, या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो विकासशील जो देश है, जो तीसरी दुनिया के जो देश है, उनका अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रतिनिधित्व और भागीदारी के लिए जो एक आंदोलन या फिर एक अवधारणा का जो प्रतिपादन हुआ कि इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में इन देशों की भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था जो है विभिन्न देशों के साथ न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एशिया और अफ्रीका के जो देश स्वतंत्र हुए, उन देशों को अर्थव्यवस्था में हिस्सा देने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का उदय हुआ। यानी कि ये देश राजनीतिक रूप से एशिया अफ्रीका के जो देश थे, विकासशील जो देश थे, जो पिछड़े तीसरी दुनिया के जो देश थे, वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र अवश्य हो गए थे, लेकिन आर्थिक रूप से वो अभी भी गुलाम थे। इन पर बड़ी महाशक्तियों का उस समय अमेरिका है, सोवियत संघ है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन है, अमेरिका है, सोवियत संघ जैसे जो बड़े देश हैं, विकसित जो देश है, उनका इन देशों की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा है। इन देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय जो निगम है, वो इन देशों के ऊपर अपना आर्थिक वर्चस्व या प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। तो इन देशों को सही मायनों में स्वतंत्रता देने के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का उदय हुआ, जो कि क्योंकि वर्तमान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो एक नई अवधारणा का प्रतिपादन हुआ कि राष्ट्रों में आपस में सहयोग, समानता के संबंध होने चाहिए, तो उसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आर्थिक संबंधों का प्रतिपादन किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरफ साम्यवादी गुट था सोवियत संघ के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ अमेरिका का गुट था जो पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था। तो उस स्थिति में राज्यों में आपस में एक प्रकार से साम्यवाद और पूंजीवाद के जो आर्थिक गुट थे, एक जो दो तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, वो इन देशों के सामने चुनौती थी कि ये देश जो है या तो साम्यवाद में शामिल हो या फिर पूंजीवाद में शामिल हो। तो इस प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रतिपादन किया गया, जो इन देशों को विकास के मार्ग पर ले जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1960 में जो विकासशील जो देश थे, उनके सामने उनकी जो विकास की जो समस्या थी, उसके आधार पे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो एक प्रकार से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जो बंधन कमज़ोर पड़े थे, लेकिन शीत युद्ध की जो राजनीति शुरू हुई थी, उसमें जो अल्प विकसित जो विकासशील जो देश थे, उनमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना भी ज़्यादा जरूरी था। तो इसी आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थशास्त्र की आर्थिक संबंधों में एक नया मोड़ आया। 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का उदय हुआ, जिसको कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। और ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में और अन्य प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में, इस शब्द का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का एक महत्वपूर्ण अवधारणा या एक महत्वपूर्ण आधार बन गई। तो इस आधार पर हम पढ़ेंगे बच्चों कि विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकासशील देशों के आर्थिक विकास
को आगे बढ़ाने के लिए या इन देशों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इन देशों पर विकसित जो महाशक्तियाँ हैं, इन देशों का शिकंजा जो है वो कम करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो इसमें जो है आते हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य या अभिप्राय जो है वो यह है कि नए जो विकासशील देश हैं उनके मन में आर्थिक विकास की इच्छा थी, लेकिन वो साम्यवाद या पूंजीवाद किसी भी प्रकार की अवधारणा में जाने के बजाय बल्कि वह एक नई विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन करना चाहते थे, ताकि उनकी संप्रभुता, उनकी अखंडता और उनके राष्ट्र की जो है सुरक्षा बनी रहे। तो इसी आधार पर इन देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया, ताकि ये जो विकासशील देश है ये विकसित देशों के लिए, महाशक्तियों के लिए कच्चे माल के उत्पादन के केवल साधन न बने या उनके उपनिवेश न बन सके। तो नए उपनिवेशवाद से, आर्थिक उपनिवेशवाद से या फिर आर्थिक साम्राज्यवाद से बचाने के लिए, विकासशील देशों को एक नए आर्थिक साम्राज्यवाद से बचाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील देशों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक साधन है, जो कि विश्व में इन देशों के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिपादित की गई है। तो आर्थिक स्वतंत्रता तीसरी दुनिया के देशों के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक मांग है। तो सबसे बड़ी मांग है कि इन तीसरी दुनिया के देशों के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार विकासशील देश जो है वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए, उसमें अपनी भागीदारी के लिए प्रयासरत है। और इस आधार पर हम देखें कि वर्तमान विश्व में अर्थव्यवस्था का जो पुनर्निर्धारण है, हालांकि विकसित राष्ट्र कभी अपने हितों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी विकासशील देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन देशों ने कुछ अपने सिद्धांत बनाए हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो है वो उसकी क्या सिद्धांत है या क्या नियम है या किन तत्वों के आधार पर काम करेगी। तो उसमें सबसे पहला है कि समस्त खनिज पदार्थों पर किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता या उसका आधिपत्य होना, यानी जिस देश की जो राष्ट्रीय जो खनिज संपदा उस पर उसी देश का अधिकार होगा। कच्चे माल की कीमत जो है उसको घटाने बढ़ाने की जो प्रवृत्ति विकसित देशों ने अपना रखी है उसका विरोध करना, और कच्चे माल और तैयार माल में ज़्यादा अंतर, उसकी कीमतों में ज़्यादा अंतर न होना, ताकि इन विकासशील देशों को पूरा जो है वो आर्थिक अधिकार या जो इनका जो हक है वो इनको मिल सके। फिर विकसित देशों के साथ व्यापार का जो है वो विस्तार करना और विश्व मुद्रा व्यवस्था जो है एक कॉमन उसका सामान्यीकरण करना, और विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, क्योंकि निर्यात अक्सर विकसित देश ऐसे करते हैं कि यहाँ से कच्चा माल ले जाके माल तैयार करके और उसका निर्यात कर देते हैं, और इन देशों पर इतना आयात का बोझ डाल देते हैं कि इन विकासशील देशों को अक्सर ऋण और कर्ज लेकर उसको चुकाना पड़ता है। फिर बहुराष्ट्रीय निगमों की जो गतिविधियां हैं, जो विकसित देशों के जो बहुराष्ट्रीय निगम है उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना, और विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के, विकासशील देशों पर सबसे बड़ा जो बोझ है एक विकसित देशों ने उस पर आर्थिक और वित्तीय ऋणों का इतना बोझ डाल रखा है, तो उसको कम करना सबसे बड़ी समस्या है। ऋण की समस्या है कि देश इन पर इतने आर्थिक प्रतिबंध है, इतने ऋणग्रस्त है कि जिसमें ये देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार विकासशील देशों द्वारा अपने तकनीकी विकास को, अपने औद्योगिक विकास को बल प्रदान करना या उसके लिए प्रयास करना। तो इस प्रकार की जो मांगे हैं या सिद्धांत है या जो तत्व है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के, वह बहुत ही विश्वव्यापी है और तीसरी दुनिया के देशों के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के साधन भी है। तो इस प्रकार हम देखें कि सर्वप्रथम इसकी औपचारिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में मई 1974 में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक घोषणा की गई और कार्यक्रम के बारे में बताया गया और कहा गया कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का विरोध करती है, जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राज्यों के लिए है। तो इस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकासशील देशों की
आर्थिक स्वतंत्रता के लिए है। और अब विकासशील देशों, क्योंकि हालांकि नई हम ये नहीं कह सकते कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो चुकी है या फिर विकासशील देशों को आर्थिक सुरक्षा या उनकी आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। विकसित देश इतनी आसानी से अपने हितों को नहीं छोड़ेंगे। तो आज विकासशील देश जो है वो प्रयासरत है एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए। तो उसमें विभिन्न प्रकार की कई समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मार्ग में खड़ी है, जिसके लिए विकासशील देशों को प्रयास करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनीतिक आर्थिक विकास की जो विभिन्न समस्याएं हैं इन विकासशील देशों के सामने, उन समस्याओं का, व्यापार संबंधी समस्याओं का, औद्योगिक संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया, उसमें विकासशील देश हालांकि उस की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़े हैं, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने, जैसे उत्तर दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण संवाद, जिसको हम उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद के माध्यम से, यानी कि विकसित और विकासशील देशों में आपसी संवाद और डायलॉग्स के माध्यम से एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं पर एक ऐसी स्थिति है कि ये राष्ट्र अभी भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, उसका क्या औचित्य है, या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना में क्या बाधाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो इसके लिए हम जो सेकंड पेपर पढ़ते हैं उसके लिए बच्चों आप विभिन्न तरह की मैगजीन्स, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, विभिन्न अखबारों में जो आर्टिकल्स जो आते हैं, संपादकीय जो आते हैं, एडिटोरियल्स जो आते हैं, आप उसको पढ़ा करो। इंडिया टुडे क्रॉनिकल में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विभिन्न मुद्दों पर जो लेख आते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस पेपर में आपकी बहुत मदद मिलेगी आपको। इन अदर जो आपके जो ऐसे सीरीज़ है जो पढ़ने के लिए, जो मैगजीन्स है, जो न्यूज़पेपर्स है, उसको पढ़ के और आप अपना इस पेपर को और अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि करंट पे है मुद्दे जो वर्तमान समय में जो चल रहे हैं, उसके लिए हमें उसको पढ़ना ज़रूरी है।